नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी में। आज हम भारत पर अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत से पहले सिंध पर अरब आक्रमण पढ़ते हैं। तो इसका स्रोत हमें मिलता है चचनामा नामक पुस्तक से। इसके लेखक का पता नहीं है, तो अज्ञात लेखक है। अरबी भाषा में लिखी गई इस पुस्तक यानी चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय का इतिहास वर्णित है। मोहम्मद अली बिन हामिद बिन अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी अनुवाद किया था। तो किसने फारसी अनुवाद किया था? नासिरुद्दीन कुबाचा ने। इसका फारसी अनुवाद से अंग्रेजी अनुवाद किया था यूएम दाऊद ओटा ने। तो कभी-कभी पूछा जा सकता है कि चचनामा का अंग्रेजी में वो अनुवाद किसने किया था? तो यूएम दाऊद ओटा ने। और फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में अनुवाद किया था नासिरुद्दीन कुबाचा ने। अगला पॉइंट है, चचनामा मोहम्मद बिन कासिम के अभियान तथा उसके शासन प्रबंध की आदि की जानकारी का स्रोत है। चचनामा के अनुसार सिंध के सफल अभियान के पश्चात खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। अगली पुस्तक है तारीख ए सिंध या तारीख ए मासूमी। इसके रचनाकार है मीर मोहम्मद मासूम। तो पहली पुस्तक थी चचनामा, जिसके लेखक का पता नहीं है। और दूसरे जो पुस्तक है वो है तारीख ए सिंध या तारीख ए मासूमी। इसके जो रचनाकार है वो है मीर मोहम्मद मासूम। इस पुस्तक में से हमें क्या पता चलता है? तो इसमें अरब विजय से लेकर मुगल सम्राट अकबर तक के राज्यकाल में सिंध का इतिहास वर्णित है। यह चचनामा पर आधारित है। तो यह चचनामा की एक तरीके से कमेंट्री है। अरबों के भारत पर आक्रमण की जानकारी का एक अन्य स्रोत 9वीं सदी की बिलादूरीकृत किताब फुलूत अल बल्दान है। तो एक और किताब है जो 9वीं शताब्दी में लिखी गई है। किसने लिखी थी? बिलादूरी ने। किताब का नाम है फुलूत अल बल्दान। अरबों के विजय का क्षेत्र सिंध व मुल्तान थे। मुल्तान से अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण प्राप्त होने के कारण अरबों ने इसे स्वर्ण नगरी का नाम दिया। तो अरबों ने स्वर्ण नगरी का नाम किसको दिया था? मुल्तान शहर को, जो पाकिस्तान में है। भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया गया है। तो भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम बताया गया है कि इसने अरबों को हराया था। अब आक्रमण का तात्कालिक कारण देखते हैं। तो अरबों का भारत पर तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था श्रीलंका से आने वाले कुछ समुद्री जहाजों का देवल के समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा जाना। और ये देवल कहाँ है? ये सिंध क्षेत्र में ही पड़ता है। तो देवल में श्रीलंका के कुछ लुटेरों ने समुद्री जहाज लूट लिए थे देवल के पास। तो इस पर जो खलीफा था उसने कहा, इराक का जो खलीफा था उसने गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ जो था उसने समुद्री लुटेरों का दंड करने के तथा क्षतिपूर्ति की मांग के लिए किसके पास भेजा? दाहिर के पास भेजा। राजा दाहिर था उस समय सिंध का राजा। दाहिर द्वारा हज्जाज की मांग ठुकरा दिए जाने पर हज्जाज ने 3 सेना नायक भेजे थे। तो दाहिर से युद्ध करने के लिए हज्जाज ने कितने सेना नायक भेजे थे? 3 भेजे थे। पहले 2 सेना नायक थे उबैदुल्लाह तथा बुदैल। इन दोनों को दाहिर ने परास्त कर दिया था। और जो तीसरा सेना नायक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने रावर या रोवर के युद्ध में दाहिर को परास्त किया और उसकी हत्या कर दी। इस तरीके से अरबों का सिंध पर अधिकार हो गया। दाहिर ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बौद्धों तथा अन्य धर्मों को मानने वालों का इससे अंतर्विरोध चलता था। मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये असंतुष्ट लोग शामिल हो गए जो दाहिर के पराजय का मूल कारण बने। तो सारे इसके विरोधी एक तरफ हो गए और ये अकेला पड़ गया, इसलिए ये हार गया। अरब आक्रमणकारी सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। 9वीं शताब्दी के अंत तक सिंध पर पुनः हिंदू राजाओं का अधिकार हो गया और 1713 ईस्वी में अरबों ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। सिंध के राजा दाहिर का समकालीन जो था कन्नौज का राजा कौन था? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने अरबों की बढ़ती शक्ति के मुकाबले के लिए चीन के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए थे। अरब आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? तो पल्लव शासक उस समय था नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। मोहम्मद बिन कासिम की राज व्यवस्था देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अनेक नगरों की स्थापना की और मंसूरा नगर को राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में गैर मुसलमानों से पहली बार जजिया नामक कर वसूला। तो पूछा जाता है सबसे पहली बार गैर मुसलमानों से जजिया कर किसने वसूला था या किसने लगाया था ये कर? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी खलीफा सुलेमान को सौंपी गई जो मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु का कारण बनी। अरब आक्रमण के प्रभाव। अरबों की सिंध विजय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अरबों ने हिंदुओं से भारतीय धर्म, दर्शन, वैद्य शास्त्र, गणित और ज्योतिष में नवीन ज्ञान प्राप्त किया।
तो इंडिया से ये जो सब ज्ञान था, ज्योतिष का, गणित का, शास्त्र का, वैद्य का, धर्म का, दर्शन का, ये सब कहाँ गया? अरब गया, फिर अरब से ही ये यूरोप में फैला। अमीर खुसरो के अनुसार अरब ज्योतिष अबू माशा, जो बसरा का निवासी था, बनारस आया और 10 वर्षों तक ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। अरबों की सिंध विजय ने सिंध में इस्लाम धर्म का बीजारोपण किया। यानी कि पहले सिंध में इस्लाम धर्म नहीं था, बट यहाँ अरबों की वजह से यहाँ पर भी इस्लाम शुरू हुआ। गणित के क्षेत्र में अरबों ने भारत से भारतीय अंक और दशमलव पद्धति सीखी। तो अरबों ने भारत से भारतीय अंक और दशमलव पद्धति भी सीखी। दशमलव पद्धति भारत में ही शुरू करी गई थी। अरबी अंक अभी भी हिंदसा कहलाते हैं। इसलिए अरबी अंक अभी भी हिंदसा कहलाते हैं, क्योंकि ये भारतीय अंक और दशमलव से इन्होंने सीखी थी। खलीफा मंसूर के समय अल ज़हारी ने गुप्त के ब्रह्म सिद्धांत का संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो ये पूछ सकते हैं कि ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत को संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो किया था अल ज़हारी ने। इब्न अल मुकफ़्फ़ा इब्न अल मुकफ़्फ़ा ने पंचतंत्र का कलील व दिमना नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किसने किया था? इब्न अल मुकफ़्फ़ा ने। और किस नाम से किया था? कलील व दिमना से। अब कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। ताहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने 15,000 घुड़सवारों को लेकर अरब आक्रमण को रोका था। ठीक है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रारंभ किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन सिंध में करवाया। तो दिरहम पहले सिंध में भी चलते थे। गजनवियों का उत्थान। गजनी वंश की स्थापना। अब गजनवी वंश आ जाता है। तो गजनवी वंश की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन ने। इसके बाद आता है सुबुक्तगीन 977 से 997। सुबुक्तगीन प्रारंभ में एक दास था, किसका? अल्पतगीन का ही। उसके स्वामी अल्पतगीन ने उसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। हिंदू शाही शासक जयपाल ने गजनी पर प्रत्याक्रमण यानी कि काउंटर अटैक किया, किंतु तूफान के कारण जयपाल को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जयपाल ने कन्नौज के गुज्जर बरियार राजा एवं जागीरदारों चाहमान तथा चंदेलों के साथ एक राज्य संघ गठित किया। इस राज्य संघ को सुबुक्तगीन ने पराजित किया। तो सुबुक्तगीन ने किसको पराजित किया था? तो गुज्जर प्रतिहार राजा, जागीरदार उसके चहमान तथा चंदेल शासकों का एक राज्य संघ था, जिसको सुबुक्तगीन ने हराया था। फिर आता है महमूद गजनवी या सुल्तान महमूद। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 998 से 1030 तक। या सुबुक्तगीन का पुत्र था। हेनरी इलियट के अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ये 17 बार आक्रमण का जो डेटा हमें मिलता है कि 17 बार आक्रमण किया इसने महमूद गजनवी ने। ये सबसे पहली बार किसने कोट किया था? तो हेनरी इलियट ने। इसकी उपाधि जमीन उद्दौला यानी राज्य का दायां हाथ तथा अमीन उल मिल्ला धर्म संरक्षक अथवा मुसलमानों का रक्षक भी था। महमूद गजनवी ने अपने राज्य के खुतबे में खलीफा का नाम शामिल करने का आदेश दिया। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि से अलंकृत होने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो प्रथम मुस्लिम शासक जिसको खलीफा सुल्तान की उपाधि दी गई थी, तो वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के 17 भारतीय आक्रमण। तो इसने भारत में 17 आक्रमण किए थे, उनके बारे में जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया गया है। तो पहला था स्थान सीमांत नगर, जो बॉर्डर पे ही पड़ते हैं सिंध के। नगरों पर आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। उसके बाद जयपाल पर आक्रमण किया 1001 में। भेरा पर आक्रमण 1003 में। ये काफी बार पूछा गया है भेरा पर आक्रमण या भेरा का युद्ध कब हुआ? तो 1003 ईस्वी में। मुल्तान पर आक्रमण 1004 से 5 के बीच में। सुखपाल नौशा शाह पर आक्रमण 1007 में। आनंदपाल पर आक्रमण 1008 से 1009 तक। नागरकोट अभियान पूछते हैं इसका। नागरकोट पर आक्रमण 1008 ईस्वी में किया था। उसके बाद मुल्तान पर आक्रमण 1011 में। थानेश्वर पर आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है 1014 में। लाहौर पर आक्रमण किया फिर 1013 में। 11वां आक्रमण इसने कश्मीर पर किया और ये अकेला इसका आक्रमण था जो असफल रहा था। बाकी सारे सफल आक्रमण थे और ये कश्मीर पर आक्रमण जो उसने किया था 1015 में, ये असफल रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मथुरा एवं कन्नौज पर आक्रमण इसने कब किया? तो 1018 से 19 के बीच में। पहले मथुरा पर किया फिर कन्नौज पर। ये काफी बार पूछा गया है। मथुरा और कन्नौज पर इसका आक्रमण था 1018 और 1019। कालिंजर पर आक्रमण किया उसने 1019 तथा फिर से 1022 और 23 में। पंजाब पर आक्रमण 1020 में। ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया इसने 1022 में। सोमनाथ पर आक्रमण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। सोमनाथ पर इसका आक्रमण था 1025 और 1025 से 26 के बीच। सिंध के जाटों पर आक्रमण ये अंतिम था 1027 ईस्वी में। नगरकोट विजय जो 1008 ईस्वी में इसने करी थी, महमूद की मूर्तिवाद के विरुद्ध प्रथम महत्वपूर्ण जीत कहा जाता है। तो प्रथम महत्वपूर्ण जीत मूर्तिवाद के अगेंस्ट तो नागरकोट विजय 1008 ईस्वी में। 11वां सैन्य अभियान महमूद का एकमात्र अभियान था जो असफल हुआ। और 11वां कौन सा था? जो अभी हमने पढ़ा कश्मीर वाला। तो जो इसने कश्मीर पर आक्रमण किया था 11वां,
1015 में ये एकमात्र इसका असफल आक्रमण था। तो कुछ एक बार इंपॉर्टेंट तारीख देख लेते हैं। बेरा का आक्रमण था 1003 में, नागरकोट का आक्रमण था 1008 में, थानेश्वर का आक्रमण था 1014 में, फिर मथुरा कश्मीर पर आक्रमण 1015 में, ये इकलौता एकमात्र था जो असफल रहा था इसका आक्रमण। फिर मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया 1018 और 19 में, सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 और 26 में। विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। तो किसने हराया था इन लोगों को? विद्याधर, जो कि अकेला हिंदू शासक था जिसने इनको सफलतापूर्वक हराया। सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण किया महमूद गजनवी ने 1025 से 26 के बीच में, तो इस सैन्य अभियान का उल्लेख किसने किया है? उतबी ने किया है। सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। ये बहुत बार पूछा गया है। सोमनाथ पर जब आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, तो वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था भीमदेव प्रथम। जाटों और खोखरों को दंडित करने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी अंतिम बार भारत आया। तो अंतिम आक्रमण इसका कब था? अंतिम आक्रमण था जाटों पर, जो 1027 में। 1030 से 31 में महमूद के भतीजे सैयद सलार मसूद ने अवध पर असफल आक्रमण किया। 1033 में बहराइच में राजा सुहेल देव ने उसको पराजित किया। तो राजा सुहेल देव ने बहराइच के युद्ध में किसको हराया था? सैयद सलार मसूद को। और यहीं पे इसी के नाम से सैयद सलार मेला भी लगता है बहराइच में ही। काफी बार पूछा जाता है यूपी स्पेशल में कि सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो बहराइच में लगता है। सलार मसूद लगभग सभी समर्थकों सहित मारा गया। बहराइच में उसका मकबरा भी है। बहराइच में किसका मकबरा है? सैयद सलार मसूद का। अब कुछ गजनवी के दरबारी विद्वान और उनकी जो कृतियां हैं वो देख लेते हैं। तो पहला था उतबी, इसने लिखी है किताबुल यामिनी या तारीख यामिनी। ये लगभग हर एग्जाम में पूछी गई है कि उतबी की कौन सी कृति है? किताबुल यामिनी या तारीख यामिनी। फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी? तो शाहनामा, जिसमें राजाओं की गाथा है। तो शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, और बैहाकी की पुस्तक है तारीख सुबुक्तगीन। तो पहले तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उतबी ने किताबुल यामिनी या तारीख यामिनी लिखी, फिरदौसी ने लिखी शाहनामा, और अलबरूनी ने किताबुल हिंद। अलबरूनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अलबरूनी, इसका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में खीवा, यानी कि जो प्राचीन ख्वारिज्म प्रदेश था वहां पे। इसका उपनाम था अबू रेहान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यही है, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। तो कई बार पूछा गया है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला कौन सा दार्शनिक था? तो वो था अलबरूनी। वह इतिहासकार होने के साथ साथ खगोल, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध, गणित तथा धर्मशास्त्र का भी विद्वान था। उसने अरबी भाषा में तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद की रचना की थी। इसे 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि 11वीं शताब्दी का दर्पण किस पुस्तक को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तहकीक हिंद या किताबुल हिंद को, और जिसके रचनाकार हैं अल बरूनी, और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब उसके बाद गौरी साम्राज्य देखते हैं। तो गौरी साम्राज्य कौन से वंश का था? तो शंसबानी वंश का था। एक बार यही पूछ लिया गया है गौरी साम्राज्य या मोहम्मद गौरी किस वंश से था? तो शंसबानी वंश का। भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी तीसरा प्रमुख मुसलमान नेता था जिसने गजनवी के 148 वर्ष बाद आक्रमण किया। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण अभी हमने पढ़ा 1027 में हुआ था, और मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण कब किया? तो 1175 में। मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान के करमाथियों के विरुद्ध भारत पर प्रथम आक्रमण किया। तो प्रथम आक्रमण कौन था? इसका मुल्तान का आक्रमण 1175 में जो इसने किया था वो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण था। उसके बाद 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने उसे पराजित किया। तो इसकी पहली हार कब हुई? तो पहली हार हुई थी 1178 में, जब इसने गुजरात का आक्रमण किया तो उसमें इसकी हार हुई थी। मूलराज द्वितीय ने इसे हरा दिया था। भीम द्वितीय की राजधानी अहिलवाड़ थी। तो अहिलवाड़ पूछा जाता है कि किसकी राजधानी थी? तो भीम द्वितीय की। 1181 में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण फिर से किया। फिर 1182 में मोहम्मद गौरी ने सिंध पर आधिपत्य कर लिया। 1186 में जम्मू के राजा विजय देव के सहयोग से मोहम्मद गौरी ने लाहौर के सूबेदार खुसरो मलिक को बंदी बना लिया। तराइन का युद्ध, जो कि सबसे फेमस है इसका। तराइन वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले में हरियाणा, करनाल और थानेसर के बीच है, जो दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो ये अभी कहाँ है? हरियाणा के करनाल जिले में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज से गौरी को इसने हरा दिया था पृथ्वीराज ने, और ये वापस गजनी भाग गया। 1192 में ये फिर से आया और तराइन का द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो प्रथम युद्ध हुआ तराई का 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने या पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, और मोहम्मद गौरी वापस गजनी भाग गया। बट
1192 में मोहम्मद गौरी वापस आया, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध ने उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। अब अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गाढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। तो पूछा गया है कन्नौज का गाढ़वाल राजा कौन था, जिसे मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में हराया? तो वो था राजा जयचंद। और कब हुआ चंदावर का युद्ध? 1194 में। जयचंद मुस्लिम लेखकों द्वारा तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा समझा जाता था। मोहम्मद गौरी ने बनारस नगर पर कब्जा कर वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1202-1203 में गौरी के सेनानायक बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार विजय तथा 1198 और 1203 के मध्य बंगाल विजय की गई। तो बख्तियार खिलजी ने पहले बिहार विजय की और फिर बंगाल विजय, और ये किसका था? इसका सेनानायक था मोहम्मद गौरी का। 1203 से 1204 के मध्य एशिया में अंधकुद या अंधसुई के समीप खारिज के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। 15 मार्च 1206 को हथियारों के एक दल ने धम्यक में चूरा घोंपकर मोहम्मद गौरी को मार डाला। इसकी कुछ सैनिक विफलताएं देख लेते हैं मोहम्मद गौरी की। तो पहली सैनिक विफलता थी अहिलवाड़ 1178 में, जो इसने युद्ध किया था गुजरात वाला। तो भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने इसको पराजित किया। फिर तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने इसको हराया था। और अंतकुद का युद्ध 1203 से 1204 के बीच अलाउद्दीन मोहम्मद, जो ख्वारिज्म का शासक था, उसने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो ये 3 युद्ध हरा था। विशेष तथ्य देखते हैं, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा था तथा दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने अपने सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी? तो वो था मोहम्मद गौरी। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अख्ता या इख्ता प्रदान किया था। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी की सेना के साथ ही अजमेर आए थे। तो मोहम्मद गौरी के साथ कौन सूफी संत आए थे? तो वो आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ईरानियों ने ही भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने ही इंडिया कहा। तो जो हमें हिंदुस्तान शब्द मिलता है भारत के लिए, तो वो ईरानियों ने दिया था, और इसी हिंदुस्तान से इंडिया बन गया, तो यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग टू मुस्लिम आक्रमण, भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण या अरब का आक्रमण। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।